दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने हम आपका स्वागत करते हैं और एक नए प्रश्नों के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने में। बहुत दिनों के बाद मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो मैं कभी मजबूरी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं एक नए प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो क्लास 10 के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं उसको। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। एक्चुअली में √3 एक अपरमेय संख्या है जिसको हम उसके विपरीत एक परमेय संख्या है मान करके उसको हम सिद्ध करेंगे। एक्चुअली वास्तव में एक अपरमेय संख्या ही है जिसको हमको सिद्ध करना है। एक क्षण के लिए मान लेते हैं, यदि संभव हो तो माना कि वैसे संभव नहीं है। मैं पहले बता देना चाहता हूं, यह संभव नहीं है कि √3 एक परमेय संख्या है, लेकिन एक क्षण के लिए हम मानते हैं कि एक परमेय संख्या है। माना कि √3, इसलिए हम पहले लिख चुके हैं यदि संभव हो तो, लेकिन संभव ऐसा है नहीं। माना कि √3 एक परमेय संख्या है, तो यदि यह परमेय संख्या है तो √3 p/q के रूप में निश्चित रूप से हो सकता है। अब यदि p/q में यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको हम विभाजित कर देंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ ये हुआ, जैसे 10/12 है तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देख लेते हैं, 2 × 5। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 2 जो है वो उभयनिष्ठ है। उसके बाद बचता है 5/6। इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब यहाँ पे काटने पर 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। मतलब 2 जो उभयनिष्ठ था उसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 जो अभाज्य संख्या जो थी उसको हमने विभाजित कर दिया। अब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार यदि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको हम विभाजित कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि P और Q के अभाज्य गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उसे विभाजित करने पर मतलब यहाँ पे काट देते हैं। यहाँ पे कुछ होगा, मान लीजिए A होगा, यहाँ पे B होगा, या M होगा या N होगा, जो मान सकते हैं आप। मतलब √3 हो गया A/B। अब हम दोनों ओर वर्ग भी कर देते हैं, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया इसका, और तो ये हो गया 3, ये हो गया A² / B²। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 × B², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा, = यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसको 3 से इसको 1 गुना करेंगे तो B² हो जाएगा A² / 3। इसको मानते हैं समीकरण 1।
इसको वैसे समीकरण 1 हमको यहाँ पे मानना था, इसको मान लेते हैं 2। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 3a² को विभाजित करता है, तो 3a को भी विभाजित करेगा। यह एक प्रमेय है जो आगे जाकर के हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये समझते हैं यदि 3a² को काटता है, चूंकि a क्या था, एक अभाज्य संख्या का ही एक रूप है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे a² को 3 विभाजित कर रहा है, तो यदि a² को 3 विभाजित कर रहा है तो a को भी 3 विभाजित करेगा। तो अगर मान लीजिए 9 को या 12 को 3 विभाजित कर रहा है, 12 को यदि 3 विभाजित कर रहा है तो 4 मर्तबे विभाजित कर रहा है। इसी तरह 3 विभाजित कर रहा है किसको, a को, कितने मर्तबे कर रहा है, तो मान लेते हैं c मर्तबे कर रहा है। मतलब यहाँ पे a बराबर कितना हो गया, 3c। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, a का मान जो है, a का मान समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ पे a का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है b² = a²/3, b² = a²/3। तो b² a का मान निकला है 3c, तो यहाँ पर हो जाएगा a के बदला में 3c² / 3, मतलब b² हो जाएगा 3 × 9c²/3, 3 × 9, b² = 3c²। ये समीकरण 2। यहाँ क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे c, अच्छा इसको एक बार और कर लेते हैं, 3 को इधर लाते हैं, तो b² / 3 = c² हो जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण 2। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है जो 3b² को विभाजित करता है, इसीलिए 3b को भी विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पे 3a² को विभाजित कर रहा था तो 3a को विभाजित करेगा, उसी तरह यदि 3b² को विभाजित कर रहा है तो 3b को भी विभाजित करेगा। तो समीकरण 2 और 3 को यदि हम गौर से देखें तो समीकरण a में कह रहा है, समीकरण 2 में कहा जा रहा है जो 3a को विभाजित कर रहा है, समीकरण 2 के हिसाब से 3b को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 और 3 से अभाज्य संख्या 3 a और b दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मौजूद है। विभाजित कर रहा है, तब जब मौजूद रहेगा तब विभाजित करेगा। 12 को 3 विभाजित कैसे कर रहा है, क्योंकि 12 में 3 है, इसलिए 3 कर रहा है विभाजित। 3 12 को विभाजित कर रहा है क्योंकि 12 के अभाज्य गुणनखंड 3 है। यदि विभाजित कर रहा है 3 a को, इसका मतलब a में 3 है। इधर भी वही हाल है, b को 3 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब b में भी 3 है। समीकरण 1 और 2 के हिसाब से यही कहा जा रहा है कि समीकरण 1 और 2 से अभाज्य गुणनखंड 3 a और b दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मौजूद है। अर्थात
और समीकरण 1 कह रहा है, समीकरण 1 से, या हम कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इस प्रकार, समीकरण 1, 2 और 3 से विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 कह रहा है कि ए और बी के अभाज्य गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि 2 और 3 कह रहा है कि ए और बी के दोनों अभाज्य गुणनखंड में 3 मौजूद है। यह विरोधाभास हुआ, एक कह रहा है, एक कह रहा है नहीं है। तो यह विरोधाभास इसीलिए उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारी प्रारंभिक अवधारणा कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी प्रारंभिक अवधारणा की √3 एक परिमेय संख्या ही गलत है। यह विरोधाभास उत्पन्न होने का कारण ही वही है, क्योंकि हमने जो अवधारणा किया था कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो हमने गलत अवधारणा किया था। तो इसीलिए यदि वह परिमेय संख्या नहीं है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जब हम संख्या रेखा को देखेंगे तो संख्या रेखा पे हम वास्तविक संख्या के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को कहते हैं। मतलब यदि वह परिमेय संख्या नहीं है तो वह अपरिमेय संख्या है, और यदि वह अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारी अवधारणा जो गलत सिद्ध हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम लोग इस तरह के कुछ और प्रश्नों के साथ आगे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहेंगे। नमस्कार।